तो हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, लैटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी? चार्ज ऑफ आयंस और चार्ज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, दो चीजें बता दी थी, बहुत बढ़िया। तो हमने आप लोग को 3 फैक्टर्स बता दिए थे मेरे ख्याल में, जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन पे। कौन कौन सा? लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी बता दिया था। अगला लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो थोड़ा सा क्या होगा? कम। और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ज्यादा क्या होगा? कम। तो जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना ही स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा, है ना? तो NaCl स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू MgCl2 एज कंपेयर टू AlCl3, क्योंकि इन दोनों कैटायन और एनायन के बीच का मेटल और नॉन मेटल के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? हाई। आगे समझ में क्या लिखोगे इसमें? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more the electronegativity difference between metal and non-metal, more the electronegativity difference between metal and non-metal, stronger will be the ionic bond, stronger will be the ionic bond। समझ गए? तो NaCl लिख लेना, NaCl greater than MgCl2 greater than AlCl। क्लियर है? इसके बाद लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब देखो, प्रॉपर्टीज में पहला तो फिजिकल स्टेट ही हो गया, फिजिकल स्टेट। नमक कैसा होता है? क्रिस्टलाइन, है ना? तो आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ionic compounds are crystalline solids। अब आपको कल याद हो तो मैंने बताया था एक Na के चारों ओर 6 Cl होते हैं, एक Cl के चारों ओर 6 Na होते हैं, और वो एक क्रिस्टल लैटिस में आपस में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं? मतलब ये अगर Na है तो Cl 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 एक क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस में आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो क्रिस्टल सॉलिड्स लैटिस स्ट्रक्चर, ये जो कल हमने आपको बता दिया था। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों होते हैं आयोनिक कंपाउंड? भाई आयंस है, उनमें प्लस है और क्या है? माइनस है। तो आयंस के प्लस और माइनस की वजह से उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयंस को क्या बना देगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। पता है सबको ये बात? ठीक है। दूसरा लिखो,
हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपको पता होगा, हाई एमपी एंड बीपी। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों है ये भी जान गए होंगे। सेम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस को बांधे रखेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस को बांधे रखेगी, जिसकी वजह से उनको उनके क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मेल्ट और बॉयल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अब हाई एमपीबीपी मतलब हार्ड और ब्रिटल होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो, ये सब 10th में पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है आप लोग के लिए। हार्ड एंड ब्रिटल, सेम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे देखिए, अब ये भी पता है, आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। चड्डा बता सकते हो पानी में क्यों घुलते हैं आयनिक कंपाउंड? बोलो चड्डा। देखो, सोडियम क्लोराइड अगर एक आयोनिक कंपाउंड है और उसको अगर पानी में डालोगे, पानी मतलब H+ और OH-, तो आपने 10th में पढ़ा है चड्डा, जिसकी वजह से आप पास हुए हो, कि आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो आयोनिक कंपाउंड का, पानी का H आयोनिक कंपाउंड के माइनस को अपनी तरफ खींचता है और पानी का माइनस आयोनिक कंपाउंड के प्लस को अपनी तरफ खींचता है, जिससे Na और Cl के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को तोड़ने में मदद मिलती है, जिससे पानी में घुल जाता है। पढ़ा है चड्डा ये है? कितनी बार पढ़ा था ये? पता नहीं कितनी बार बताई होगी ये चीज, लेकिन दिमाग में घुसती नहीं। तो आगे समझ में पानी में क्यों घुलते हैं, चार्ज सेपरेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, इसको हम लोग 10th के हिसाब से नहीं, अब हम लोग थोड़ा लेवल अप करके पढ़ेंगे। क्या बोला? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है समझ में आ गया होगा, है ना? एक टर्म होता है, कभी काम देगा आपको, लेकिन 12th में अच्छे से समझ में आएगा। एक टर्म होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको K से डिनोट करते हैं। ये क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? जिस चीज का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, जैसे पानी है, पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है लगभग। अभी क्या है 12th में बताऊंगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनका ज्यादा होता है, वो मटेरियल, वो सब्सटेंसेस आसानी से जो है किसी को जो है पोलराइज कर सकता है। मतलब कहने का क्या है कि पानी के ऊपर बढ़िया पॉजिटिव और बढ़िया क्या है, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के सोडियम क्लोराइड के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के पानी में उसको घोल दे। नहीं समझ में आया? तो पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने की वजह से ऐसा होता है, और इसकी डीप जो हम लोग चीजें समझेंगे वो 12th में पढ़ेंगे, कैपेसिटर से डाइलेक्ट्रिक। डेफिनेशन तो बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक की, डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक की, हाँ, वो E0/E है, F0/F है, C/C0 है। देखिए हुई है, क्या है बताइए? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। समझिए कुछ? नहीं समझ। 12th में समझिए, छोड़िए। फिलहाल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, जिससे ये आसानी से सोडियम क्लोराइड या आयनिक कंपाउंड के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है। ठीक है, मेन चीज क्या है लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला लैटिस एनर्जी, पहला लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी जो कहें। अब कल लैटिस एनर्जी समझाया था, डेल्टा H है ना, लैटिस
आयोनिक कंपाउंड को बनाना हो या आयोनिक कंपाउंड को तोड़ना हो, दोनों ही केसेस में कौन काम आएगा? लैटिस एंथैल्पी। बस इंडो की एक्सो वो आपको देखना है ना। तो भैया लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है, सुनो, अगर बेटा बस अगर छोटा आयन है, अगर आयन्स क्या है छोटे, तो आयन्स छोटे होंगे तो स्मॉलर साइज ग्रेटर लैटिस एनर्जी, बताया था मैंने। साइज छोटा होगा तो दोनों आयन्स के विश्वास, साइज छोटा होगा तो दोनों आयन्स के बीच की दूरी बहुत कम होगी, और दूरी बहुत कम होगी तो उनको तोड़ना क्या होगा? मुश्किल, क्योंकि उनके प्लस और माइनस एक दूसरे को बहुत तेजी से क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो साइज छोटा तो इनको तोड़ने में क्या आएगी? दिक्कत। और तोड़ने में आएगी दिक्कत, इसका मतलब लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लैटिस एनर्जी लगेगी इनको तोड़ने में। सही है। तो लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा लगेगी तोड़ने में, तो क्या पानी इनको तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। अगर भाई पानी में दो चीजें डाली गई, समझना, एक बार पानी में डाला गया लिथियम फ्लोराइड, एक बार पानी में डाला गया सोडियम क्लोराइड, किसका साइज छोटा है? लिथियम फ्लोराइड के आयंस का साइज सोडियम क्लोराइड के आयन से क्या है? छोटा है ना वाजपेयी जी? तो क्योंकि लिथियम फ्लोराइड का आयंस का साइज छोटा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बांधे हैं, इनको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इनको तोड़ने की लैटिस एनर्जी क्या लगेगी? और लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगी तो पानी में ये कम घुलेंगे एज कंपेयर टू NaCl। नहीं समझ पाए? तो विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? NaCl, बिकॉज ऑफ greater size of its ions, due to which its lattice energy is less as compared to lithium fluoride, hence क्या लिखोगे? कुछ लिखवाया अभी मैंने? फैक्ट क्या बोला? लैटिस एनर्जी। देखो, स्मॉलर साइज तोड़ना मुश्किल, अरे इसे ही लिख लो समझ जाओगे। स्मॉलर साइज तोड़ना मुश्किल, लैटिस एनर्जी ज्यादा। स्मॉलर साइज तोड़ना मुश्किल, लैटिस एनर्जी ज्यादा, पानी में कम बनेगी, लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन। सीधी सी चीज जिसमें आपको समझ में आए। फिर तो मतलब क्या, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो तोड़ना मुश्किल, मतलब पानी में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो एक तो लैटिस एनर्जी हो गया, छठा याद रखोगे? भूले मत, अभी भूल जाओगे 2 दिन बाद। दूसरा देखो, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी देखो बेटा, जैसे लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी को डेल्टा एच लैटिस से डिनोट करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी को डेल्टा एच हाइड्रेशन से डिनोट कर देना। अब ये क्या है? लिखो, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी व्हाट, हाँ क्या डेफिनेशन बोली? देखो, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ, the enthalpy change involved in the hydration of 1 mole of gaseous ions, 1 mole of gaseous ions of each type of an ionic compound, of each type of an ionic compound. क्या समझे?
किसी आयोनिक कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ देना, पानी में डाल के। आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल के आयनिक कंपाउंड को उसके किस में तोड़ दिया गया? तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को अगर पानी में डाल के आयंस में तोड़ा गया है तो जो एनर्जी में चेंज आया है, अब एनर्जी निकली है कि एब्जॉर्ब हुई है वो बात की बात है। एनर्जी में जो चेंज आया है वो क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं समझ पाए मेरी बात? लैटिस एनर्जी भी वही एंथैल्पी चेंज ही है, एनर्जी चेंज ही है, निकलती है कि लेते हैं वो अलग बात है। बाकी दोनों ही एनर्जी में चेंज ही तो आएगा, पहले कुछ नहीं होगी बाद में कुछ नहीं होगी। समझे सुबह मैंने क्या कहा? पानी में डाला कितनी एनर्जी चेंज हुई, निकली की ली गई वो बात की बात है। जनरली निकलती है हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। जनरली क्या है ही, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। हाँ, अब आपको जरा इसका मतलब समझाते हैं, इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, बताओ, ठीक है। आओ सभी लोग, हमने क्या किया? आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाला, आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाला। पानी में डालने से आयोनिक कंपाउंड और पानी की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी निकली। कौन सी एनर्जी निकली? हाइड्रेशन एनर्जी निकली। तो कहीं तो गई होगी वो एनर्जी। वही एनर्जी सोडियम ने एटम ने क्या की? एब्जॉर्ब की। और सोडियम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे मैंने क्या कहा? जैसे मान लो मैंने भैया कि सोडियम है, सोडियम को मैंने पानी में डाला। सोडियम को पानी में डालने पे सोडियम और पानी की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई होगी। अगर ये इसमें घुल गया हो, एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी सोडियम ने एक्वायर कर ली। सोडियम ने जब वो एनर्जी एक्वायर की तो सोडियम ने वो एनर्जी को अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी बना लिया। समझे? सोडियम ने निकली हुई एनर्जी को अपने लिए क्या बना लिया? आयोनाइजेशन एनर्जी बना लिया। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करेगी और Na+ आयन बन जाएगा, जिससे सोडियम आयोनाइज हो गया। नहीं समझ पाए मेरी बात? पानी में डाला, हाइड्रेशन एनर्जी निकली, हाइड्रेशन एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया? सोडियम ने। उस एनर्जी का इस्तेमाल उसने आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह किया। आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने से वो आयोनाइज हो गया। और यही इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन। यही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन गेन कर लेगा। नहीं समझे मेरी बात? तो हाइड्रेशन एनर्जी का महत्व क्या है कि अगर आपने सोडियम क्लोराइड पानी में डाला 1 मोल आयंस बनाने के लिए, तो सोडियम क्लोराइड पानी में जाते ही पानी से निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी को खींच के खुद को आयोनाइज कर देगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके क्या बन जाएगा? क्लोरीन माइनस बन जाएगा। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा। लेकिन समझ गए ये बात? लेकिन अगर मान लो सोडियम क्लोराइड मान ही नहीं रहा है टूटने के लिए, अनुश्री क्या बोला मैंने? और कब नहीं मानेगा? जब इसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा। अब लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, बॉन्ड बहुत मजबूत बना हुआ है, और हाइड्रेशन एनर्जी उतनी मिल नहीं रही है, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? तो इसका मतलब अगर लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl या आयोनिक कंपाउंड पानी से निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है तो आयोनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो आयोनिक कंपाउंड पानी में घुल जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा जैसा है। नहीं समझ पाए मेरी बात? तो यहाँ पे 3 केस बन के आएंगे। अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो बगल में लिखना इनसॉल्यूबल, उल्टा सॉल्यूबल। और अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या है?
इक्विलिब्रियम बना। नहीं पल्ले पड़ा तो आपने क्या लिखा है, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी, लिखना कि वो एक्सोथर्मिक है मतलब नेगेटिव वैल्यू है ना। और ये जो अभी हमने ज्ञान बताया लिखवाने की जरूरत है कि समझ गए हो? ठीक है, अपने हिसाब से लिखो। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, आ गया सबको समझ में? तो भैया हाइड्रेशन एनर्जी, देखो मैं ये क्यों टॉपिक को स्ट्रेस दे रहा हूँ इतना, क्योंकि ये भूल जाएगा आदमी 2 दिन बाद। ये कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, है ना? हटाएं? ठीक, तो पानी में सॉल्युबिलिटी पढ़ ली। अच्छा हाँ, एक चीज तो बता दें, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, ये भी लगे हाथ बता देते हैं। हाइड्रेशन इंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू रेडियस रेशियो पे डिपेंड करती है। सुनो, साइज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कम, चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सीधी सी बात है ना। अच्छा आप सोचो, एग्जांपल देते हैं तुम लोग को। ये अपना हीरोइन लीना कुमारी रायबरेली से फरार हो गई, ठीक है। अब हमको ये बताइए अनुज बेटा, तो किसका साइज सबसे ज्यादा है? फ्रेंशियम का साइज क्या है? सबसे ज्यादा। तो सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? फ्रेंशियम। टेक्निकली यही होना चाहिए ना, है ना? तो अभी होना चाहिए, फिलहाल होगा क्या नहीं होगा वो हम आपको बताएंगे। क्लियर हो गया? ये लिखिए, चार्ज टू रेडियस रेशियो पे डिपेंड। अच्छा, फिर आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई, आयंस है, फ्री आयंस है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। पिक्चर में भी देखे हैं मान बाबू ने, तो कौन सी पिक्चर देखे हो? अरे वो 3 इडियट में देखे थे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक डालो, इसी में लिखो। यहाँ पे क्लियर हो गया? लिखिए बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न मतलब पैदा होना, वही वाला है बॉर्न हेबर साइकिल। हाँ नहीं, अगला टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। आयोनिक, हाँ आयोनिक ही चल रहा है अभी। हम लोगों ने आयोनिक में क्या क्या पढ़ लिया है? क्लियर है ना क्या क्या पढ़ लिया है? कल वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा उसका, उसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक कंपाउंड, आज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और प्रॉपर्टी का आखिरी था जो अभी मैं बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब है बॉर्न हेबर की साइकिल। क्या है भैया बॉर्न हेबर की साइकिल? देखो, नमक बनाना है। क्या बनाना है? नमक बनाना है। तो नमक में होता है सोडियम, अगर ज्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता। पता है ये बात? सोडियम ज्यादा हो जाए तो शरीर के लिए नुकसान और कम हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता। वो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन दिमाग में, पता है सबको ये बात? बहुत बढ़िया। सोडियम कैसे होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैसियस होता है? सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और क्लोरीन कैसे पाया जाता है?
सो क्लोरीन डाई एटॉमिक गैस है, सोडियम इज सॉलिड, क्लोरीन इज डाई एटॉमिक गैस। तो हमें बनाना है नमक, और नमक बनाने के लिए चाहिए आयंस। तो पहले सोडियम को सब्लिमेशन एनर्जी दीजिए, सोडियम को दीजिए सब्लिमेशन, जला दीजिए ताकि गैसियस हो जाए। पहले सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, और क्लोरीन को मोनो एटॉमिक, मतलब इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, तो इसको दी जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, Cl, गैसियस फॉर्म में। अब सोडियम भी गैसियस फॉर्म में आ गया, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में आ गया। अब भैया हम सोडियम को देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब ये प्लस होगी, इससे सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस होके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वही इलेक्ट्रॉन घूमते टहलते किसके पास आएगा, क्लोरीन के पास। लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलीज करना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी का क्या करना होगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, जिससे क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस बन जाएगा। अब 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोरीन आयन आपस में कंबाइन करेंगे, 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल, ताकि 1 मोल क्या बने, NaCl बने। और 1 मोल NaCl बनाने के लिए जो एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है, लैटिस। नहीं समझ में आया, ये बोर नेबर साइकिल हो गया। कल तो हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बेसिक चीजें समझ गए। ये तो बेसिक चीजें ही सारी। अब लिखो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, फिजिक्स लगा रहे हो सब लोग, सब लोग, सब लोग हाँ तो नहीं कर रहे हैं। मैथ नहीं लगा रहे हो, दोनों चीजें लगाते रहो ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बताने की जरूरत है, बॉन्ड शेयरिंग से जो बने वो कोवेलेंट है, और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपने 10th में पढ़ रखे हैं। हम लोग सीधे क्या पढ़ेंगे, टॉपिक डालो कोवैलेंसी, सीधा आप लोग टॉपिक डालिए कोवैलेंसी, बाकी कुछ बताने जैसा है नहीं। कोवैलेंसी समझाएंगे, फिर ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बताने हैं बहुत जल्दी। जिस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, उसी प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो क्या होता है, कोवैलेंसी। तो अगर हम कहें कि भैया मीथेन बना दिया, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, हाइड्रोजन की 1, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1, कार्बन की 4। समझ में आ गया होगा। मेन चीज समझो, वेरिएबल कोवैलेंसी। देखो भैया बोले वेरिएबल कोवैलेंसीज, मेन तो यही। क्या है वेरिएबल कोवैलेंसी, देखो एग्जाम्पल के तौर पे पहले एग्जाम्पल लीजिए, फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए समझाते हैं। जागृति, कॉन्फ़िगरेशन आता है 281 वाला नहीं, क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, तो अभी समस्या है। आओ देखो इधर सब लोग, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है विश्वास, 15, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 3s2 3p 2 4 10 12 15, सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए भाई, ये तो नियॉन हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो ग्राउंड स्टेट पे
फॉस्फोरस में वैलेंस शेल में 3s ऑर्बिटल होगा और कौन सा ऑर्बिटल होगा 3p। सही समझिएगा, p में कितने होते हैं 3 टाइप। अच्छा 3p के बाद 3d लिखा जाता है ना, तो वेकेंट d ऑर्बिटल भी होगा। 1 2 3 4 5 ये वेकेंट d ऑर्बिटल है जो हमने अज्यूम किया है कि वहां होगा। क्यों होगा वो समझ जाइएगा अभी। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 1 2। p में कितने हैं 1 2 और ये क्या हो गया 3। तो इस केस में फॉस्फोरस के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अकेले हैं, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे समझिएगा, फॉस्फोरस लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। एक क्लोरीन यहां से आके बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन यहां से आके बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन यहां से आके बॉन्ड बना लेगा। इनके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा और यहां बन गया मॉलिक्यूल PCl3। क्या बन गया विद अ लोन पेयर ऑन इट। तो इन तीनों ने क्लोरीन के साथ क्या बनाया होगा बॉन्ड बनाया होगा और ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो समझेंगे कैसे। क्लोरीन ने इसके साथ, क्लोरीन ने इसके साथ, क्लोरीन ने इसके साथ क्या बना लिया बॉन्ड बना लिया। तो क्लोरीन की फॉस्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की कोवैलेंसी है 3 विद अ लोन पेयर। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, पहली एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एक्साइटेड स्टेट यहां जाएगा, हायर लेवल। तो एक तो यहां है ही, एक 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 और एक और एक यहां आ गया। कितने 1 2 3 4। अब 5 फॉस्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो एक फॉस्फोरस ये रहा, एक क्लोरीन यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन। इस तरह से PCl5 बनेगा। अब इनके स्ट्रक्चर्स बाद में बताएंगे हम। फिलहाल क्लोरीन कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई। तो फॉस्फोरस की 2 कोवैलेंसीज हैं, एक +3 की है और एक किसकी है 5, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। नहीं समझ में आया। अभी हमने फॉस्फोरस के बारे में बताया, अब किसके बारे में बताएंगे, सल्फर पकड़ लो कि क्लोरीन बता दें। चलो सल्फर हम बता देते हैं, क्लोरीन तुम लोग करके आना। बस 1 मिनट लगेगा है। देखो बताओ भैया सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। ग्राउंड स्टेट पे 3s है 3p है और हम अपनी तरफ से वेकेंट d ऑर्बिटल ले रहे हैं। क्यों लिया है मन, ये वेकेंट d ऑर्बिटल क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी जम करके उधर ही तो जाएगा, है ना। तो भैया s में 2, p में 1 2 3 और ये 4। अब बताओ ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं, अनपेयर्ड है 2। तो इस टाइम कोवैलेंसी कितनी हो गई 2। यहाँ 2 ठो फ्लोरीन आएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। अब हम पहली एक्साइटेड स्टेट पे आते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अनपेयरिंग करना शुरू कर दो। ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ आएगा, ये वाला यहां आ गया। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। आंखों से देखो तो 4 कोवैलेंसी हो गई। अब एक और बचा है अनपेयर्ड, मतलब एक और अनपेयर्ड हो सकता है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जम करके कहां जाएगा, ये वाला वहां आ गया। अब कितने हो गए
1 2 3 4 5 और 6 की कोवैलेंसी होगी। अब तीनों के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग बनेंगे, इसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। इसके लिए भी थियरीज हैं, अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन मेन ये है, इससे समझ आओगे। ठीक है, 3 कोवैलेंसी 2 4 6।